अगर आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं और एक अच्छे बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। और स्पेशली अगर आप न्यू कोडर है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे आप जो है नोट्स भी पक्का बनाइएगा, क्योंकि ये आपकी कोडिंग की लाइफ में या बैक एंड डेवलपमेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। स्पेशली ये मैंने बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, मैं बहुत एडवांस इसमें जाने वाला नहीं हूँ। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिट एंड गिटहब, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एज ए न्यू कोडर कि आप अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, काम करते हैं, तो उसको कहाँ सेव करते हैं, तो आपका बेसिक जवाब होगा सर हम तो अपने लोकल ड्राइव में सेव करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हुआ तो किसी ड्राइव में सेव कर देते हैं ताकि वहाँ से हम शेयर कर पाएँ। बट ये आज की तारीख में प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जो प्रोफेशनल तरीका है वो क्या सोल्यूशन है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और वो है गिटहब, जो कि फ्री है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है सेव करके रख सकते हो ऑनलाइन, और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिक बेनिफिट ऑफ गिटहब क्या है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट हमारा क्या होता है इसमें कि हम इसको शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन है। तो अगर हमारे पास इसका शेयरेबल लिंक है तो हम किसी के साथ भी अपने कोड को शेयर कर सकते हैं, उनसे उनकी राय ले सकते हैं, या उनको अपना प्रोजेक्ट या अपना काम दिखा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गिटहब आपको एक फैसिलिटी देता है जिसके तहत आप जो है वर्सल, नेटलीफाई और भी दुनिया भर के एप्लीकेशन जो है होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म हैं, या वेब एप्लीकेशन होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म है, जो डायरेक्ट गिटहब से आपके कोड को उठाते हैं और आपके लिए जो है एक एप्लीकेशन बिल्ड करके, डेवलप करके ऑनलाइन कर देते हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसके बारे में भी हम जैसे जैसे आगे अपनी क्लासेस करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से हम गिटहब से डायरेक्ट जो है कोड अपना पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर एक पब्लिक और प्राइवेट कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत हम अपनी जो कोड है या अपनी जो रेपो फाइल्स हैं उनको जो है सेव कर सकते हैं कि कौन से कोड ऐसे हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हो और कौन से कोड ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे पास ही रहने चाहिए, बाकी किसी को नहीं दिखने चाहिए। चौथा, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जा करके इसको जो है एक्सेस कर सकते हो। और पांचवा पॉइंट जो है वो है गिट सिक्योरिटी, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, कमर्शियल यूज़ के लिए भी होता है, तो कटिंग एज सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके कोड को यहाँ पे सिक्योर रखा जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कोलैबोरेशन और वर्जन कंट्रोल इसके अंदर बहुत आसानी से किया जा सकता है। कोलैबोरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे एज ए टीम काम कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे मैं इजीली जो है लोगों के साथ कोलैबोरेट करके अपने वाला काम जो है पब्लिश करा सकता हूँ। और वर्जन कंट्रोल इसमें कैसे होता है, जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो अभी समझते हैं गिट हब और गिट के बीच में फ़र्क क्या है। ये दो वर्ड आप बार बार सुन रहे होंगे, गिट हब और गिट। तो चलिए दोनों के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गिटहब इज़ ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है जहाँ के ऊपर हम अपनी रेपो फाइल्स को सेव करते हैं। अब यहाँ पे रेपो रेपो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो रेपो फाइल्स का मतलब क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप किसी न किसी फोल्डर के अंदर तो बनाएंगे ही। तो ये मान के चलिए कि वो जो फोल्डर है उसके अंदर जितनी भी फाइल है इंक्लूडिंग दैट फोल्डर, तो उसको हम रेपो बोलते हैं कि भाई ये मेरी एक रेपो है जिसको मैं पूरा का पूरा वेब के ऊपर लेके जाता हूँ। तो एक प्रोजेक्ट इज इक्वल टू वन रेपो। ठीक है, तो ये आप उस तरीके से रिलेट करना जब भी मैं रेपो के बारे में बात करूंगा। और ये रेपो हम कहाँ पे लेके जाने वाले हैं, क्लाउड के ऊपर जा करके सेव करने वाले हैं। और गिट क्या है, गिट इज ए कमांड लाइन टूल जो कि इस पर्टिकुलर रेपो को लोकली मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि आप किस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर काम कर रहे हो, कौन सी फाइल आपने कहाँ मैनेज की है और उसमें क्या क्या चेंजेस किए। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से जो है हम लोग समझते हैं कि गिट और गिटहब के अंदर क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि आप कोई एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप लोकली काम कर रहे हो और आपको एक टास्क मिला है कि आपने उसके अंदर एक फंक्शन ऐड करना है। तो आपने क्या किया, उस फंक्शन को उसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद एक कमिट कमांड होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, उस लोकल अपनी रेपो फाइल को अपडेट करते हो। अपडेट करने के बाद आप क्या करते हो, उसको लोकली रन करके अपने एनवायरनमेंट में चेक करते हो कि जो आपने अपडेट किया उसमें कोई एरर तो नहीं है। इस ड्यूरेशन में आपकी जो वेबसाइट है वो जो है यूज़र के लिए एक्सेसिबल है और उसको आराम से यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या करंट अपडेट आने वाला है। जब आपने वेरीफाई हो गया कि अच्छा ठीक है, ऑल थिंग्स आर वर्किंग फाइन, तो आपने क्या किया, गिट के थ्रू एक पुश कमांड मारी और
अपना जो सेंटर रेपो है उसको अपडेट कर दिया। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो वो नया फीचर जो है हमारे जो यूज़र्स हैं उनको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने गिट को किसी वेब बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट किया और वहाँ से आपकी जो है वेबसाइट चल रही है, तो वो नए फीचर के साथ में उसको बिल्ड करके ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर देगा यूज़र को। और अगर उसी अपडेट के ऊपर या किसी और अपडेट के ऊपर या कोई नया फीचर कोई और दूसरा हमारा टीम मेंबर उसमें ऐड करना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, वो सेंटर रेपो को पुल करता है अपने पास में और उसको सारे फीचर के साथ में नई रेपो जो है उसके लोकल सिस्टम के ऊपर आ जाती है। उसके बाद वो उसके अंदर अगर कोई चेंज करना चाहता है तो सेम तरीके वो कमिट करेगा, पुश करेगा और नया फीचर फिर से जो है अपडेटेड फीचर यूज़र को मिलता रहेगा। इस तरीके से टीम कोलैबोरेशन में काम करती है। हम लोग कोई भी अपडेट करते हैं तो लोकली इस गिट के थ्रू जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, सिस्टम के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करने के बाद वेरीफाई करने के बाद उसको मेन जो रेपो फाइल है हमारी उसके अंदर अपडेट करके यूज़र को नए फीचर दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इसके अंदर। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गिटहब अकाउंट के बारे में कि गिटहब अकाउंट होता क्या है, किस तरीके से बनता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने गिटहब अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आपको github.com जो है वेबसाइट उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो है साइन अप प्रोसेस में जाना है। तो जब आप साइन अप प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको कुछ कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे आपसे जो है ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार देता हूँ सपोज करो ऐसे ही एक sanjay@gmail.com। gmail.com, ठीक। सर नेक्स्ट पासवर्ड ये क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने जो है कुछ पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। और उसके बाद इसने मेरे को बोला है यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए, तो आपको एक यूज़र नेम भी चाहिए होगा इसके अंदर। तो मैंने ये यूज़र नेम क्रिएट कर दिया। उसके बाद ये मेरे से बोल रहा है कुछ, तो मैंने यस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पजल शो करनी है, स्टार्ट पजलिंग। कैप्चा करेंगे, कैप्चा करने के बाद ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और मुझे एक वेरिफिकेशन मेल आईडी जो है इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर आएगी, जिसको वेरीफाई करने के बाद मैं इस यूज़र नेम से या ईमेल के थ्रू इसमें लॉगिन हो सकता है। तो ये एक सिंपल तरीका था अकाउंट बनाने का। गिटहब अकाउंट बनने के बाद और उसमें लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पैनल दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी जितनी भी रेपो फाइल्स हैं या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे अगर आपके हैं कोई तो। अदरवाइज़ आपको ये एक ऑप्शन भी दिखाई देगा जिसके अंदर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे लोकल अपना कोई भी प्रोजेक्ट गिट के ऊपर अपलोड करना है तो मुझे मैनुअली एक बार जा करके गिट के ऊपर एक रेपो बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में से एक चीज़ यूज़ करता हूँ। पब्लिक के लिए क्या होता है कि पब्लिक मतलब सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी आएगा गिटहब पे सर्च करेगा तो उसको हमारी रेपो फाइल दिखेगी और वो उसको डाउनलोड भी कर सकता है। बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आप पर्सनली अपने लिए अपनी टीम के लिए बनाना चाहते हो तो उसको आप प्राइवेट कर सकते हो। तो बट यहाँ पे मैं एक पब्लिक बना देता हूँ और यहाँ पे मैं गिट क्लास नाम से एक रेपोजिटरी बना देता हूँ। देखिए ये इस तरीके से बनी है, ये ब्लैंक है, अभी इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई फाइल नहीं है। अगर मैं अपने सिस्टम में अपने लोकल सिस्टम से यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ तो मुझे जो है कुछ इस तरीके की कमांड का इस्तेमाल करके, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या है ये, तो मुझे फाइल अपलोड करना है और ये धीरे धीरे अपडेट होना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ रिमोट में ही और यहाँ पे मैं एक टेस्ट नाम का कंटेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे कोड डॉट फाइल नाम से फाइल बना देता हूँ, ठीक है। और ये कमिट कर देता हूँ। कमिट इज जस्ट लाइक ए सेव कि भाई मैंने जो काम कर दिया फाइनल हो गया, इसको आप सेव कर दो। अगर मैं यहाँ पे गिट क्लास रेपो फाइल पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए अभी ये क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो कमिट करने के बाद मुझे जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारी रेपो फाइल का नाम है जो कि पब्लिक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये हमारी एक मेन ब्रांच है। ब्रांच क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इसके अंदर एक ही ब्रांच है। इस पर्टिकुलर रेपो के अंदर हमारी एक फाइल है, इसके अंदर फोल्डर्स भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ फाइल और फोल्डर हो सकते हैं। लास्ट कमिट और चेंजेस क्या हुआ वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि इस रेपो फाइल को जो कि गिटहब के ऊपर है और गिट के थ्रू यानी कि लोकल सिस्टम के थ्रू अगर आप अपडेट करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, पुल करना चाहते हो, यानी कि यहाँ का डेटा नीचे लेके जाना चाहते हो या यहाँ से ऊपर लेके जाना चाहते हो डेटा, तो आपको दो चैनल है जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। वन इज HTTPS, अनदर इज SSH, ठीक है।
इनकी सेटिंग्स किस प्रकार होती है वो मैं आपसे बाद में आगे बात करूंगा, जैसे हम गिट कॉन्फ़िगर करेंगे। अदरवाइज अगर आप ये चीज़ें कॉन्फ़िगर नहीं करते हो तो सिंपल तरीका है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। बट हम इस पूरी वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से गिट, जो कि एक वर्जन कंट्रोलर है, हमारे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल है, उससे मैं अपना रिमोट रेपो सिस्टम यानी कि गिटहब के ऊपर किस तरीके से फाइल और प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला हूँ, टीम के साथ कोलैबोरेशन करने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अभी सीखते हैं कोलैबोरेशन करने वाला। अब हम लोग करते हैं गिट इंस्टॉलेशन, जो कि हमें अपने लोकल सिस्टम में करना है। गिट इंस्टॉलेशन के लिए अपने लोकल सिस्टम में सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपने क्लिक हियर टू डाउनलोड। इसमें दो अलग अलग वर्जन होते हैं, एक लाइनक्स के लिए और एक विंडो के लिए। तो अभी हम लोग जो है विंडो का वर्जन इंस्टॉल करने वाले हैं इसके अंदर। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, डाउनलोड का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग करने क्या वाले हैं, बेसिकली एक शेल डाउनलोड करेंगे अलग से, जिसमें गिट की बहुत सारी कमांड जो होंगी वो सपोर्ट करेंगे। डाउनलोड हो चुका है तो मैं यहाँ पे ओपन फाइल कर रहा हूँ और इस ब्राउज़र को जो है क्लोज कर दूँगा। ओपन फाइल करने के बाद मेरे को ये नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है और इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है बस आपने उसको ओके ओके करते रहना है। जो हमको रिक्वायरमेंट है वो अपने आप सारी चीज़ें इसके अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैंने गिट लॉन्च गिट बैश को क्लिक किया और फिनिश कर दिया। देखिए इस तरीके का शेल जो है आपको एक तरीके से कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जो है आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू अब आप अपने जो है रिमोट की गिट रेपोजिटरी को मैनेज, कंट्रोल, अपडेट, पुल पुश सब कुछ कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो आगे वाली जितनी भी डिटेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा और जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ पे आप नोट्स बनाइए और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने दोनों को, गिट और गिटहब को जो है कॉन्फ़िगर कर लिया, या आप कह सकते हो इंस्टॉल कर लिया। गिट को हमने लोकल सिस्टम पे कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल किया और गिटहब को हमने रिमोट पे कॉन्फ़िगर किया है, एक अकाउंट बनाया है। तो इन दोनों को किस तरीके से लिंक करना है और इन दोनों से किस तरीके से कोलैबोरेट करके जो है अपने रेपो फाइल के ऊपर काम करना है, इसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। तो ये नया फोल्डर हमारी नई रेपो हो सकती है, या फिर हम आप कह सकते हो कि ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना दूँ कोड क्राफ्ट नाम से, और ये मैंने यहाँ VS कोड खोला हुआ है। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और इस टर्मिनल को जो है पोजीशन टू राइट, ताकि हम इसको देख सकें। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमारे को पैनल मिलेगा। अब ये जो शेल है यहाँ पे, ये जो टर्मिनल आपके पास ओपन हुआ है, ये विंडो का डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है। बट जब हम लोग गिट की शेल इंस्टॉल करते हैं तो सारे फीचर लगभग जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि आप गिट की सारी कमांड इसके थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बोला इसके थ्रू भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें गिट शेल के थ्रू ही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार ये चीज़ इसमें नहीं हो पा रही है तो मैं जो है यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। अदरवाइज़ जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम चीज़ें टर्मिनल पे यूज़ करनी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कमांड लाइन यूज़ कर सकते हो। तो मैं यही मान के चलूँगा कि आप VS कोड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और काम करते करते आप पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे इसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है गिट का। ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि गिट का वर्जन क्या है। तो मैंने जैसे गिट का वर्जन मारा तो उसने मुझे दिखा दिया कि आपके गिट का वर्जन जो है ये पर्टिकुलर वर्जन आपका गिट का है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी।
तो मैं यहाँ पे git config -l कमांड मारूंगा तो मुझे कन्फिगरेशन पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी बता रहा है कि मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी सेट किया हुआ है और एक यूज़र नेम सेट किया हुआ है। तो ये इनिशियल फेज में आपको सेट करना ही है जब भी आप किसी भी नए सिस्टम में गिट इंस्टॉल करते हो लोकल सिस्टम में, ठीक है, ताकि आप रिमोट जो आपकी रेपो है उसके साथ आप कम्युनिकेट कर पाओ। तो इसको कैसे सेट करते हैं, तो इसको सेट करने की कमांड होती है गिट कन्फिग, ठीक है, उसके बाद ग्लोबल। अब यहाँ पे ग्लोबल का क्या मतलब है, ग्लोबल का मतलब ये है कि विंडो के हर एक जगह पे जहाँ पे भी मैं टर्मिनल खोलूँ वहाँ पे ये सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर रेपो या प्रोजेक्ट के लिए ही होती हैं, तो उसके आगे हम लोग ग्लोबल नहीं लगाते। तो यूज़र, उसके बाद मैंने यहाँ पे मारा tpsimcodes@gmail.com, ठीक है। तो ये अगर मैं एंटर मारूंगा तो ये सेट हो जाएगा। सेम चीज़ मैंने यूज़र के लिए की है, गिट कन्फिग सेम ग्लोबल, क्योंकि यूज़र हर जगह सेम ही रहेगा, यूज़र डॉट नेम, और यहाँ पे मैंने मार दिया tpsim codes, ठीक है। अब ये यूज़र नेम जब हमने अकाउंट बनाया था उस समय किया था तो वो आपको याद होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद हम एक कमांड और मारेंगे, गिट कन्फिग ग्लोबल, और उसके बाद इनिशियल जब भी मैं करता हूँ गिट को तो डिफ़ॉल्ट ब्रांच शुड बी मेन। अब होता क्या है कि गिट के अंदर, यानी कि गिट में जिसमें हमने शेल इंस्टॉल किया उसमें डिफ़ॉल्ट ब्रांच मास्टर होती है, तो हम उसको क्या कर दे रहे हैं, डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन कर दे रहे हैं, मैच कर दे रहे हैं किससे, गिटअप से, क्योंकि गिटअप में जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है वो मेन होती है और इसमें मास्टर होती है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट ना हो तो मैं इसको मैच करा दे रहा हूँ मेन। तो ये हमारी क्या है, ग्लोबल कन्फिगरेशन है जो हमें इनिशियल फेज में करनी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, मुझे अभी मैंने यूज़र नेम अकाउंट सब सेट कर दिया, मुझे कम्युनिकेशन करने के लिए एक SSH की जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि जो है मैं रिमोट में जो अपनी रेपोजिटरी है यानी कि गिटअप का अकाउंट है उससे मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो SSH की जनरेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, SSH की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड मारनी पड़ेगी SSH -keygen, ठीक है। उसके बाद -t, ये कमांड आपको गिटअप के डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगी, 25519 -C, ठीक है। और देन यहाँ पे आपने मानना है tpsim codes, वो आपका ईमेल आईडी जो आपने गिटअप अकाउंट में खोला है .com, ये हो गया। ये मेरे से लोकेशन पूछ रहा है कि आप ये कहाँ बनाना चाह रहे हो, तो मैंने बोला सी यूज़र राहुल आशा जो भी अकाउंट है वहाँ पे आप ये बना दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ यस, ओवरराइट कर दिए। कोई पास फ्रेज रखना है नहीं, ओके, मैंने चेंज कर दिया, ओके हो गया। तो अब मेरी जो है ये की बन गई है। अब ये की बनी है तो मुझे वो की भी चाहिए ताकि मैं उसको रिमोट में अपडेट कर सकूँ। तो वो कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पे एक कमांड है कैट, कैट के बाद मैंने यहाँ पे मारना है, अच्छा सबसे पहले आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे की बनी है, तो उसके लिए कमांड है CD टिल्डे साइन, एंटर मारोगे तो आप उस लोकेशन पे पहुँच जाओगे जहाँ पे एक कमांड बनी है। अब वहाँ पे आपने क्या करना है, कैट कमांड मारनी है .ssh, ठीक है। उसके बाद आप टैब मारोगे .public, तो पब्लिक के लिए जो की है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी, उसमें आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ दिखाई देगा। आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर की को कॉपी करनी है, अपने अकाउंट में जाना है, जो हमने गिटअप का अकाउंट बनाया था, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये देखिए SSH एंड GPG की, और मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, ऐड न्यू SSH की, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका नाम लिख रहा हूँ होम SSH, और देखिए मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर दिया, ये स्पेस ज़रूर हटा देना आप इसमें, ऐड SSH। तो ये मेरी की ऐड हो गई। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो इसके लिए कमांड जो है बहुत ही सिंपल कमांड है, वो मैं यहाँ पे मारूँगा तो मुझे रिज़ल्ट आना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी पहले टेस्ट किया हुआ था इसलिए ये आ रहा है, ओके यस मारा, ओके। तो अगर आपको ये मैसेज आता है, हाई tpsim codes यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड बट गिटहब डजंट प्रोवाइड यू शेल, तो मतलब आपकी की सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और उसमें किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। तो चलिए हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब वापस जो है अपने VS कोड में आ जाते हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और इधर जो है हम लोग
वापस अपने गिटहब अकाउंट में आते हैं और ये गिट क्लास है जिसके ऊपर हम लोग काम करें। ठीक है, तो जब भी हम कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं हमारे पास में दो तरीके होते हैं, दो कमांड है। एक तो है गिट इनिट, यानी कि इनिशियल फेज में मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और अभी तक मैंने जो है उसको रिमोट में नहीं बनाया है ना, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनिशियल फेज में गया था, मैं टीपी सिंह कोड के फर्स्ट पेज में जाऊँगा, है ना, रेपोजिटरी पे जा रहा हूँ और मैं एक नई रेपोजिटरी यहाँ पे क्लिक करके बना रहा हूँ। सपोज करो मैंने न्यू रेपो करके एक फाइल बनाई, ठीक है, और ये मैंने पब्लिक रखा और क्रिएट कर दिया। तो इस केस में ये न्यू रेपो बनी है। देखिए कोई भी रेपो अगर मुझे लोकल से पहले अपलोड करनी है किस पे, रिमोट में, तो पहले मुझे रिमोट में जाके वो रेपो फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ये रेपो बनाया, तो मैं यहाँ पे गिट इनिट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे फाइल बनाने के बाद फिर ये जो कमांड्स हैं ये मैं यूज़ करूँगा वन बाय वन और यहाँ पे पुश करूँगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये काम करती है। तो मैंने यहाँ पे गिट इनिट कमांड मारा, ठीक है, तो इसने यहाँ पे डॉट गिट नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है। अगर मैं यहाँ पे डॉट गिट करके एक फ़ोल्डर देखूँगा तो ये बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे dir मारता हूँ तो देखिए ये फ़ोल्डर बन गया है ना, गिट इनिट करके। अब इसने मेरे को क्या बोला है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टच कमांड से एक फाइल बनाता हूँ, टेस्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, टच कमांड इज नोट, तो मैं यहाँ पे मैनुअली बना देते, चलिए टेस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल बना दिया और उसके अंदर मैंने टेस्ट नाम से कुछ चीज़ लिख दी और सेव। ठीक है, अब इसने क्या बोला, गिट इनिट बना दिया। अब मैंने क्या करना है, इस फाइल में चेक करना है, हाँ, गिट स्टेटस, तो ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गिट ऐड ऑल, फिर गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट, यहाँ पे मैं मार रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐड क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है इंडेक्सिंग के लिए कि भाई कौन सी फाइल को तुम्हें अपडेट करना है या अपलोड करना है। जिसको आप नहीं करोगे तो उसको वो रिमोट में नहीं भेजेगा, उसको यहाँ पे रेड में ही दिखाएगा। और जब आपने इंडेक्सिंग में ऐड कर दिया तो आपने क्या करना है, उसको कमिट करना है, यानी कि उसके ऊपर रिमार्क देना है कि आपने उसके अंदर क्या चेंजेस किए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया, इसने पहले इसने क्या किया, इनिट किया, गिट ऐड किया, ऐड में मैंने डॉट यूज़ किया है, डॉट मतलब ऑल फाइल, और या फिर आप फाइल का नाम भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कमिट किया, कमिट कर दिया, मैंने एंटर मार दिया। अब मैं अगर गिट स्टेटस चेक करता हूँ तो देखिए इसने बोल दिया कि सारी चीज़ें कमिट हो चुकी है, नथिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये रिमोट ऐड करता हूँ किसके अंदर, अपने उसमें। अब देखिए इसको मैं क्या ग्लोबली ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ग्लोबली ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये रिमोट का क्या मतलब है, रिमोट में देखिए ये मैं उस रेपो फाइल का नाम इसमें ऐड कर रहा हूँ, ओरिजिन। ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, बट ये अगर आपने यहाँ पे ये नाम चेंज किया, ओरिजिन की जगह कुछ और रखा है, तो आपको पूरे प्रोजेक्ट में वही यूज़ करना पड़ेगा। बट ये डिफ़ॉल्ट है, हम यही नाम से यूज़ करते हैं। तो गिट रिमोट रेपो ऐड करो ओरिजिन नाम से, और ये रेपो का एड्रेस है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर मैं गिट कन्फिग -l कमांड मारता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे ये दिखाई देगा, है ना, नया यूआरएल। ये नया यूआरएल भी इन्होंने ऐड कर दिया है इस पर्टिकुलर, ये ग्लोबल नहीं है, ये इसी प्रोजेक्ट के लिए। अब उसके बाद क्या है, अब मैंने बोला गिट पुश, ठीक है, -u ओरिजिन। अब वहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट में हमारी कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच है, तो मैंने मेन ब्रांच में उसको पुश कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए इसने क्या किया, विदाउट एरर मेन ब्रांच में पुश किया। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये टेस्ट फाइल जो है हमारे पास में आ गई है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका था। अगर मैं इनिशियल फेज़ में कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं उसको करने के। बट अगर यही चीज़ मुझे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर करनी पड़े तो किस तरीके से होगा। मान लिया एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें मैं एज ए न्यू टीम मेंबर जो है आया हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे उस प्रोजेक्ट की उस पर्टिकुलर ब्रांच जिसके ऊपर मुझे काम करना है उसको क्लोन करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो उसके लिए कमांड क्या है, गिट क्लोन, फिर उस ब्रांच का नाम जैसे मान लिया मेन, और उसके बाद क्या है, उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी का यूआरएल जो हम लोगों ने कहाँ से लेना है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये यूआरएल हमको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमने एसएसएच कॉन्फ़िगर किया है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे यूज़ किया।
उसके बाद मैं एंटर मारूंगा तो सेम प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद मैं कोई भी चीज़ अपडेट करना है, कमिट करना है, पुल करना है, तो वो मैं फिर इजीली कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रांच का कॉन्सेप्ट पिक्चर के हिसाब से समझते हैं। देखिए, ब्रांच क्या होती है? ब्रांच एक स्नैपशॉट होता है, मेन जो कोड होता है जो कि आपका प्रोडक्शन में चल रहा है उसका। और ये स्नैपशॉट हम क्यों लेते हैं? ये स्नैपशॉट लेने का रीज़न ये होता है, अगर मुझे ऑलरेडी जो कोड है जो कि चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई एरर नहीं, उसमें मुझे कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी, तो मैं उसका एक क्लोन बना लेता हूँ, एक स्नैपशॉट बना लेता हूँ, उसमें एडिट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, चेक करता हूँ कि कोड ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और उसके बाद क्या करता हूँ, मेन कोड में मर्ज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं उसको मेन कोड में मर्ज करता हूँ तो उसका एक नया वर्जन बन जाता है, ठीक है, और वो पुराने वाला वर्जन जो है पुश हो जाता है पीछे की तरफ से, और फिर नया वर्जन जो है प्रोडक्शन में आ जाता है। तो ये बेसिकली ब्रांच का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन चेक की, थोड़ा सा जो है हम लोगों ने पुल एंड पुश का एक शॉर्ट एग्जांपल देखा कि किस तरीके से अगर इनिशियल बनी हुई रेपो है उसको डाउनलोड क्लोन करके मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो उसको मैं इनिशियलाइज करके कैसे गिट के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ। अब चलिए इनकी कमांड्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। सबसे पहले ब्रांच जिसके बारे में हमने बात करी थी, तो उसको समझते हैं कि किस तरीके से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे मेन ब्रांच है, अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन करोगे यहाँ पे भी एक ही ब्रांच आपको दिख रही है, और यहाँ पे भी हम लोग मेन ब्रांच में काम कर रहे हैं। तो टर्मिनल पे हमें कैसे पता लगता है कि हम मेन ब्रांच में काम कर रहे हैं वीएस कोड में? तो यहाँ पे आपको ये ब्रांच का नाम मेन दिखाई देगा कि अच्छा आप इसमें मेन ब्रांच के अंदर काम करें। कौन कौन सी ब्रांचेज हमारी यहाँ पे है? तो अगर मैं यहाँ पे कमांड मारता हूँ गिट ब्रांच, तो वो आपको बता देगा कि इस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल जो है इतनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ब्रांच का कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद चलिए सबसे पहले हम लोग इसी ब्रांच में एक फ़ाइल और बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मारते हैं फाइल 2.txt, ठीक है, ये मैंने बनाया, और दिस इज़ फाइल 2.txt फॉर अपलोड, ठीक है। ये मैंने एक नया कोड में एंट्री की है जो कि मैं मेन ब्रांच में ही काम कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस मारता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने एक नई फाइल ऐड की है, बट ये अभी तक इंडेक्सिंग नहीं हुई है। तो इंडेक्सिंग करने के लिए क्या कमांड है जब भी मुझे करना है? तो सबसे पहले मैं गिट ऐड करूँगा। ऐड में जैसे मैंने आपको बोला ऑल भी कर सकते हैं या फिर फाइल का नाम दे सकते हैं। तो मैंने गिट ऐड किया। अब मैं गिट स्टेटस चेक करूँगा तो ये क्या बताएगा? ये हो चुका है, बट इसका ग्रीन में दिखा रहा है, बट इसमें कमिट बाकी है, चेंज टू बी कमिटेड। तो मैं यहाँ पे गिट कमिट, ठीक है, -m मैसेज दिस इज टेंट कमिट, ठीक है, ये मैं ऐसे मार दिया तो ये हो गया। गिट स्टेटस चेक करूँगा तो यहाँ गिट स्टेटस चेक करूँगा तो ये दिखा रहा है कि सब कुछ ओके हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? गिट पुश, ठीक है, ओरिजिन गिट पुश -u ओरिजिन मेन, मेन ब्रांच में इसको पुश करना है कमांड के साथ में। तो मैंने एंटर मारा तो ये पुश हो गया। यहाँ से इसने दिखाया मेन से मेन में कुछ किया है विद सम न्यू कमेंट। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास ये फाइल 2 आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये फाइल 2 फॉर अपलोड आ चुका है। तो इस तरीके से मैं नए नए अपडेट और अपग्रेड कर सकता हूँ जो कि बाकी सबके लिए एक्सेसिबल होगा। और सबसे बड़ा है मेरा कोड जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल L मार के वापस क्लियर कर दिया, और अभी जो है मेरा मेन ब्रांच के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे नई ब्रांच बनानी है तो देर आर 2 डिफरेंट वे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मारता हूँ गिट, उसके बाद ब्रांच, ठीक है, और उसके बाद ब्रांच नेम। सपोज करो मैंने इसका नाम कोड क्राफ्ट रखा है ना, कोड क्राफ्ट। तो एक तरीका ये है किसी भी नई ब्रांच को बनाने का। दूसरा तरीका है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, गिट चेकआउट, ठीक है, ठीक है, चेकआउट -b, यानी कि बनाओ भी क्या, ब्रांच किस नाम से? कोड क्राफ्ट नाम से, और साथ के साथ उसके अंदर चले भी जाओ। मतलब कोड क्राफ्ट नाम की ब्रांच बनाओ और उसके अंदर चले जाओ। जब भी मैं किसी मेन ब्रांच में या एग्जिस्टिंग ब्रांच में रह के कोई नई ब्रांच बनाता हूँ तो वो क्या करता है, उसका स्नैपशॉट बना देता है, यानी कि सेम जो कोड है उसको नई ब्रांच में भी लेके चला जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने
नई ब्रांच बना दिया और नए उसमें चला गया, और ये क्या दिखा रहा है, अभी मैं कोड क्राफ्ट में हूँ और उसमें जो फाइलें थी सारी की सारी मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं आता हूँ कोड डॉट टेक्स्ट नाम से एक फाइल, दिस इज कोड फाइल इन कोड क्राफ्ट ब्रांच, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, अब मैं डिफरेंट ब्रांच में हूँ, यानी कि अब मैंने क्या किया, मेन ब्रांच का क्लोन लेकर के अपने पास रख लिया। अब मैं कुछ नया फंक्शन इसमें ऐड करना चाहता हूँ जिसको टेस्ट ट्रायल के बाद ही मैं मेन ब्रांच में मर्ज करूँगा या पुल करूँ, ठीक है। तो अब मैं ये काम कर रहा हूँ, मेन ब्रांच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करती रहेगी। तो मेन ब्रांच में और इस ब्रांच में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेरे को गिट में सिंबल भी दे रहा है कि आपने कोई नया चेंज किया है जो अभी पेंडिंग है अपडेट किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट का क्या तरीका, सेम है, गिट हेड, और मैं यहाँ पे स्टार मारता हूँ, फिर गिट कमिट, सेकंड ऑप्शन है कमिट करना है, -m तो मैसेज, और उसके बाद जो है दिस इज थर्ड कमिट, ठीक है। ये मैंने मार दिया, हो गया, ये कमिट हो गया। अभी मैंने पुश नहीं किया, बट ये मेरे ब्रांच के अंदर फाइनलाइज हो गया कि ये मैंने चेंजेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं गिट चेकआउट करता हूँ मेन ब्रांच में, ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कोड क्राफ्ट ब्रांच है, 3 फाइलें हैं, और अगर मैं मेन ब्रांच में जाता हूँ तो मैं मेन में चला गया, ये मेरे को मेन में दिखा रहा है, बट यहाँ पे मुझे कितनी फाइलें दिखा रहा है, 2 फाइल दिखा रहा है, मतलब मेन में वो फाइल है नहीं। वापस मैं गिट करता हूँ, चेकआउट करता हूँ इसमें कोड क्राफ्ट में, तो वहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा, वहाँ पे मुझे 3 फाइलें दिखनी चाहिए। अच्छा, नाम गलत हो गया, तो मैं गिट ब्रांच, क्या नाम दिया था, कोड क्राफ्ट, तो गिट चेकआउट CODCARFT, अच्छा स्पेलिंग में, ठीक है। तो जैसे मैं वहाँ पे आया तो ये मेरा यहाँ पे दिख गया। तो अभी देखिए यहाँ पे एक ही ब्रांच है, बट अगर मैं यहाँ पे इसको पुल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मारूंगा गिट पुश -u ओरिजिन, और यहाँ पे मेरे क्या नाम है इसका, कोड, ठीक है। अब मैंने मेन की जगह मैंने क्या किया, उधर भेज दिया। अभी तक मैंने मेन में मर्ज नहीं किया। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे इसने मैसेज भी दे दिया, तो मुझे यहाँ पे 2 ब्रांचेस मिलेगी, वन इज कोड क्राफ्ट जिसके अंदर 3 फाइल है, और दूसरी जो है मेन। तो इससे यहाँ पे मुझे पता लगता रहेगा, अच्छा मेन ब्रांच में क्या कोड है, कोड क्राफ्ट में कौन आदमी क्या काम कर रहा है, कौन यूज़र कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना भी आसान है, ये कोलैबोरेशन में काम आता है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे सपोज करो किसी ब्रांच को डिलीट करना, इसी ब्रांच, ठीक है, तो क्या तरीका है, गिट, उसके बाद डिलीट, अगर मैंने कोई चीज़ बना दी है, -b फिर ब्रांच का नाम, ब्रांच में, तो ये जो कमांड है ये क्या करेगी, इस पर्टिकुलर ब्रांच को जिसमें आप हो उसको डिलीट कर देगी। पर मुझे, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोड क्राफ्ट में बनी हुई सारी चीज़ें जो हैं ओके हो चुकी हैं, और अब मुझे उसको मेन कोड के अंदर शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट चेकआउट, मुझे किस में जाना पड़ेगा, मेन ब्रांच के अंदर जाना पड़ेगा। ओके हो गया जी, ये मेन में आ गया। उसके बाद गिट मर्ज, ठीक है, मर्ज कमांड है, किसको मर्ज करना है मुझे, कोड क्राफ्ट को, ठीक है। तो मैं गिट मर्ज कमांड मारूंगा और कोड क्राफ्ट की फाइल यहाँ पे आ गई, ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गिट पुश -u ओरिजिन मेन, तो अब अगर मैं मेन में पुश करूँगा इसको, तो ये क्या होगा, रिमोट की जो मेन फाइल है उसके अंदर भी अपडेट हो जाएगी। अभी देखिए मेन में 2 फाइल है। अब मैं कोड ओके होने के बाद मैंने बोला कि यार इसको प्रोडक्शन में डाल दो, ओके है, तो ये देखो ये प्रोडक्शन में आ गया, गिट के अंदर, मेन के अंदर हमारी जो है नए वाला जो भी फीचर है जो भी मैंने डाला है वो हो चुका है। नेक्स्ट जो है हम लोग पुश कमांड के बारे में समझेंगे। सपोज़ करो कि मेरा कोई एक फ्रेंड है, कलीग है, जिसने जो है एक नया कोई फीचर जो है हमारे मेन उसमें ऐड किया है। तो टीम फीचर नाम से एक मैं ये बना लेता हूँ, और यहाँ पे टीम वर्क डाल देता हूँ, और मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ये क्रिएट टीम फीचर नाम से फाइल है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये टीम फीचर नाम से फाइल है, मेरे पास नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं गिट पुल करता हूँ, देखिए क्लोन और पुल में ये डिफरेंस है।
क्लोन में वो पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज को पुल कर रहा हूँ। और जैसे मैं पुल कमांड मारता हूँ तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास में टीम फीचर आ गया जिसके ऊपर मैं आगे फर्दर काम कर सकता हूँ, और मेरा मेन ब्रांच भी ऊपर वाली ब्रांच के जैसे फुल्ली अपडेटेड। इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है वो बात करते हैं हम लोग पुल और क्लोन के बीच में क्या है। तो देखिए, क्लोन में क्या होता है कि इनिशियल फेज में हम पूरे प्रोजेक्ट को अपने पास क्लोन करके रख लेते हैं, बस उसके बाद उसमें काम करना शुरू करते हैं। हम हर बार किसी भी प्रोजेक्ट को क्लोन नहीं कर सकते, नहीं तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बार बार ओवरराइट करता रहेगा। बट पुल केस में क्या होता है कि पुल केस में हम लोग जैसे जैसे अपडेट या अमेंडमेंट करते हैं तो वो सारे फीचर जो है अपने सिस्टम पे विद कमेंट और लॉग्स जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई कलीग है वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो उसके अपडेट जो कि मेन रेपो में गए हैं उनको भी हम आसानी से पुल करके अपनी ब्रांच में उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कि क्लोन हम इनिशियली यूज़ करते हैं और पुल ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जब हम काम कर रहे होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पूरा प्रोजेक्ट क्लोन ना करके सिर्फ वो पर्टिकुलर चेंजेस ही पुल करने होते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है पुल का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है गिट फैच। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है कि पुल और फैच में क्या डिफरेंस है, तो चलिए लाइव ही देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी मेन ब्रांच है, इसके अंदर हम लोग एक फाइल बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं फैच। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, दिस इज फैच फाइल। ओके, और क्रिएट फैच का नाम दे दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास फैच फाइल है कि यहाँ पे हमारे पास नहीं है वो। तो अगर मैं यहाँ पे गिट फैच करता हूँ पर्टिकुलर ब्रांच में रह के जिसको मुझे फैच करना है, उस ब्रांच में मैं हूँ, यहाँ पे मैं मेन में हूँ तो मैं मेन को फैच कर रहा हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है, वहाँ से जो लॉग्स हैं और वो सारी चीज़ें वो मुझे अपडेट करके दे रहा है। ये बोल रहा है कि कुछ नया चेंजेस हुआ है, यहाँ पे इसने ओरिजिन मेन के अंदर वो अपडेट किया है। बट आप ये देखो कि यहाँ पे वो फाइल फैच नहीं हुई। तो अगर मुझे उसको फैच करना है, मतलब यहाँ पे फाइल लेके आनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मर्ज। ठीक है, उसके बाद मेरे को मेन ब्रांच का नाम देना पड़ेगा या फिर मर्ज कमांड देना पड़ेगा, तो वो अपने आप जो है ऐड हो जाएगी, वहाँ से फैच हो जाएगी। यानी कि मुझे 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, मैं फैच करके इंश्योर करने के बाद ही उसको डाउनलोड करूँ। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। भाई पुल केस में क्या होता है, अगर मैं दोबारा से एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम पुल रख देता हूँ और यहाँ पे पुल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कमिट कर देता हूँ क्रिएट पुल फाइल है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे गिट पुल कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रांच में रह करके जिस ब्रांच में मैं हूँ, और मैं एंटर मार रहा हूँ, तो ये क्या करेगी, ये उस पर्टिकुलर फाइल को और उसके जो लॉग्स हैं उनको सारी चीज़ों को कर देगी। यानी कि ये फैच प्लस मर्ज दोनों का कॉम्बिनेशन है पुल। तो ये आपको समझना है कि कहाँ मुझे पुल यूज़ करना है, कहाँ मुझे फैच यूज़ करना है। जनरली लोग पुल यूज़ करते हैं और जो भी चेंजेस होते हैं उसको डायरेक्ट अपने पास लेके आ जाते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोगों ने जो है गिट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो सीखी है, जिसमें हम लोगों ने गिट का इनिशियल सेटिंग किस तरीके से करना है, यूज़र नेम किस तरीके से करना है, एसएसएच की कैसे करना है, पुल कब करना है, पुश कब करना है, मर्ज कब करना है, प्लस आपका फैच कहाँ यूज़ करते हो, क्लोन कब यूज़ करना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं मैंने आपको इस चीज़ में इस वीडियो के अंदर बताया। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मोस्ट वेलकम, आपके कमेंट्स जो है ऑलवेज रेडी है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जब आपने ये चीज़ें सीखी है, नोट्स बनाए हैं, तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रूर काम कीजिए। तो आपके लिए मैं एक टास्क देके जा रहा हूँ, और जो भी बंदा वो टास्क पूरा करता है तो कमेंट शेयर लिंक में जो है अपना लिंक शेयर कर सकता है कि देखिए सर ये मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो टास्क ये है कि आप रिमोट में एक रेपोजिटरी बनाएं, है ना, वहाँ पे एक फ़ाइल बनाएं, फिर उसको क्लोन करें नीचे अपने सिस्टम में गिट इंस्टॉल करने के बाद। फिर यहाँ पर एक लोकल फाइल डॉट टेक्स्ट नाम से एक फ़ाइल बनाए मेन ब्रांच के अंदर, उसको ऐड करके कमिट करके आपने रिमोट के ऊपर अपडेट करना है। उसके बाद आपने एक नई ब्रांच बनानी है मेन ब्रांच से, और उसके अंदर फाइल डॉट टू अपडेट करना है और उसको रिमोट में कमिट करके अपलोड करना है। और फिर मेन ब्रांच में आकर के आपने क्या करना है, जो आपने नई ब्रांच बनाई है उसको उसके फीचर को मेन ब्रांच में मर्ज करना है। बस सिंपल इतना ही काम आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा गिटहब के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।